मोदी सरकार 2 साल पूरे करने को है। ऐसे में भारत का किसान ये जानना चाहता है कि उनके जीवन में इन 2 सालों में कितना परिवर्तन आया। किसान के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि उसको खेत के पानी चाहिए, उसके घर में जो युवा लोग हैं उनको रोजगार चाहिए, साथ ही साथ उसे अपनी उपज का सही मूल्य चाहिए। क्या इन 2 सालों में किसान के मिनिमम सपोर्ट प्राइस में बढ़ोतरी हुई है? किसान को फायदा मिला है? किसान के खेत तक पानी पहुंचा है? उसके परिवार को कोई मदद मिली है? आज इन्हीं सब पे पड़ताल करेंगे। मोदी ने कृषि क्षेत्र में बहुत जोर देने की बात कही, लेकिन क्या सरकार इसमें सफल हो पाई? 2 साल में कृषि क्षेत्र का क्या हाल है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए नजर डालते हैं। अन्नदाता सुखी भव। पीएम नरेंद्र मोदी इसी नारे को बुलंद करते रहे हैं। 2016-17 के बजट में इसकी झलक भी दिखाई दी। सरकार कृषि पर जोर दे रही है, इसकी झलक आंकड़ों में दिखाई दे रही है। 2016-17 के बजट में कृषि क्षेत्र के लिए 35,984 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 5 सालों में किसानों की आमदनी को दोगुना करने का लक्ष्य है। फसल बीमा योजना के लिए 5,500 करोड़ की राशि तय की गई है। पहले किसानों को 50% फसल की बर्बादी पर मुआवजा दिया जाता था, लेकिन मोदी सरकार ने इस आंकड़े को घटाकर 33% कर दिया है। कृषि उपज को बढ़ाने के लिए सरकार सॉयल हेल्थ कार्ड भी दे रही है। इस साल 14,000 किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड देने की योजना है। किसानों को अपनी प्राथमिकता में रखा है और देखिए, किसानों के लिए चाहे फसल बीमा हो, चाहे किसानों के लिए जो नुकसान होता है उनका, फसल में जो आपदा के समय में नुकसान होता है उसका हो, सारे फैसले किसानों को ध्यान में रखते हुए लिए और निश्चित तौर पे ये सरकार किसान और गरीब लोगों की सरकार है। किसानों के साथ ग्रामीण विकास के लिए भी सरकार की तरफ से बजट में कुछ अहम ऐलान किए गए हैं। रूरल डेवलपमेंट के लिए 87,765 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मनरेगा के लिए 38,500 करोड़ की राशि तय की गई है। 1 मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए 8,500 करोड़ खर्च किए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मिलेंगे 19,000 करोड़। डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 8,050 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। लैंड रिकॉर्ड डिजिटाइजेशन के लिए 150 करोड़ का आवंटन किया गया है। बजट में अपनी पीठ थपथपाने के लिए इस बार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र को ही चुना है। ग्रामीण भारत और किसानों को लेकर सरकार की नीति में बड़ा बदलाव दिख रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या नजरिए और आंकड़ों में बदलाव जमीन स्तर पर भी दिखाई दे रहा है? क्या किसानों को सीधा फायदा हो रहा है? कोई ऐसा वादा पूरा नहीं मोदी सरकार ने किया। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो किसान की हालत है, जो यूपीए सरकार में, उससे कहीं ज्यादा मैं कहना बदतर होती जा रही है। बीजेपी ने आम चुनावों में प्रोफेसर स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करने का वादा भी किया था, जिसमें किसानों को लागत के 50% मुनाफे की सिफारिश की गई थी। लेकिन पिछले 2 सालों में इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी डबल करने का वादा किया गया था, लेकिन ये भी पूरा नहीं हुआ। अलबत्ता रबी और खरीफ की फसलों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में सिर्फ 3 से 4% का ही इजाफा किया गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब फिक्स करते हैं तो उसको उन्होंने एक फार्मूला बना रखा है। जो फार्मूला गलत है वो ये है कि आपकी कॉस्ट प्राइस जो है एक स्टेट की और दूसरी स्टेट की, इसी तरह सारी स्टेट्स की जो कॉस्ट प्राइस है उसको ऐड करके फिर उसकी एवरेज निकाल लेते हैं और वो जो एवरेज है वो कम आ जाती है। आंकड़ों पर गौर किया जाए तो सरकार की तरफ से पहल की जा रही है, लेकिन क्या ये कृषि की तस्वीर बदलने के लिए काफी है? क्या इन कदमों से किसानों की तकदीर संवरेगी? अमितेश सिंह के साथ सैयद आमिर, न्यूज नेशन, दिल्ली। हम किसानों को उसके उत्पादन की लागत के अलावा 50% ज्यादा मूल्य देंगे। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने यह वादा किया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2022 तक उनकी पूरी ताकत रहेगी कि वो किसानों की आय दुगनी कर दे। लेकिन यह मुमकिन कैसे होगा?
आज के एमएसपी से किसान बेहद नाराज है। उसे लगता है कि उसके उत्पादन का मूल्य उसे एमएसपी से नहीं मिल पाता और केवल 28% किसान इस एमएसपी के दायरे में आते हैं। बाकी लोग आड़तियों के चक्कर में फंस जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ग्रामीण सिंचाई योजना के चलते किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने की हर संभव कोशिश में जुटे हैं। आमदनी बढ़ेगी तभी तकदीर संवरेगी। किसानों की तकदीर संवारने का यही मूल मंत्र है मोदी सरकार का। किसानों को अच्छा यूरिया मिले, अच्छे बीज मिले, उनको इरिगेशन की अच्छी सुविधा मिले, ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। आने वाले समय में आप देखिए किसानों की आय में तेजी से वृद्धि हो। 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का लक्ष्य है, लेकिन क्या सरकार ऐसा कर पाएगी? क्या 6 सालों में ऐसा संभव है? क्या 2022 तक किसानों की आमदनी वाकई दोगुनी हो जाएगी? ये चमत्कार कैसे होगा? एक स्टेट सब्जेक्ट है, एग्रीकल्चर भी कुछ हिसाब से एक स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट नहीं है। तो जब तक स्टेट और सेंटर का एक तालमेल नहीं होगा बहुत अच्छे तरीके से, एक कोई भी स्कीम जो हो, जितनी अच्छी अगर भावना हो, वो ट्रांसलेट नहीं होती है ऑन ग्राउंड रियलिटी। स्वामीनाथन ने तो ये कहा था जो कीमत है उससे डेढ़ा मिलना चाहिए। कीमत 1900 रुपया है, डेढ़ा तकरीबन 2800 रुपया बन जाता है, मिल रहा है 1400 रुपये। और सरकार जो ये कह रही है कि आपकी कीमत जो है आमदन दुगनी हो जाएगी, मुझे नहीं समझ आ रहा कि इसके ये कैसे दुगनी हो जाएगी और लोगों को बेवकूफ क्यों बनाया जा रहा है। सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाना चाहती है, ग्रामीण विकास के लिए ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं। आंकड़ों को देखकर यही लगता है कि सरकार बहुत कुछ करना चाहती है। वैसे मोदी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट इरिगेशन यानी सिंचाई को लेकर है। सिंचाई के विस्तार और अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम को रिचार्ज करने के लिए हजारों करोड़ का निवेश करने की योजना है। हर खेत को पानी, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार लगी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 5 सालों में 50,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए 5,300 करोड़ आवंटित किए गए हैं। देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 65% में सिंचाई सुविधा नहीं है। इस लिहाज से इस योजना का मकसद देश के हर खेत तक किसी न किसी जरिए से सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करना है, ताकि हर बूंद अधिक फसल ली जा सके। 60 सालों में बुनियादी रूप से किसानों की सिंचाई की समस्या का अस्थायी निदान नहीं निकला है। आज हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया है, किसानों के संदर्भ में बहुत सारी योजनाएं हैं। सिंचाई के क्षेत्र में शुरुआत की कोशिश तो दिख रही है, लेकिन क्या इसे जमीन पर उतारा जाएगा, ये अहम सवाल है। देश में किसानों और कृषि की हालत ऐसी है कि आज भी किसानों के लिए समग्र कृषि नीति का अभाव है। किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर पैसा मिले, ये बड़ी समस्या है। वैसे इस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट को 14 अप्रैल को लॉन्च किया गया। इससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सकेगा। सरकार 2 सालों में कृषि क्षेत्र के लिए कुछ उपलब्धियां भी गिना रही है। सूखे के बावजूद देश में 2015-16 में 252.23 मिलियन टन अनाज उत्पादन हुआ। जैविक उर्वरकों का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। 2015-16 में ये उत्पादन 98,000 मीट्रिक टन था। आंकड़ों के जरिए सरकार अपनी उपलब्धियां तो गिना रही है, लेकिन जानकारों का मानना है कि अभी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। दिल्ली से सैयद आमिर हुसैन के साथ टीम न्यूज नेशन। मोदी सरकार के 2 साल के कामकाज पर लखनऊ के किसान क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। ये केंद्र की योजनाओं का हमको अभी फायदा कुछ भी नहीं हुआ। अभी सूखा पड़ा था पिछले यार, गेहूं की अच्छी खासी फसलें बर्बाद हो गई थी। आश्वासन दिया गया कि जल्दी से जल्दी चेक दी जाएंगी, उसका जो सर्वे भी हुआ, लेकिन आज तक हमको कोई भी उस योजना का लाभ ही नहीं मिला है। फायदा तो है, फायदा काफी भी है और नुकसान भी है। नुकसान भी हो सकता है, फायदा भी हो सकता है। इसी बार कि इसे 5 किलो 250 का बिक रहा है, 300 का भी बिक रहा था, तो फायदा तो है ही है। और आने वाले कल में पता नहीं क्या हो सकता है। सफल फल कुछ नहीं मिला।
उनकी सरकार में कुछ नहीं मिला। सरकार ने यह भी कहा था कि सूखे से जो है राहत मिलेगी किसान को, उनकी आय दुगनी होगी। कुछ फायदा इस पे देखा आपने? कोई फायदा नहीं। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए इस 2 सालों में क्या हुआ है, किसानों को 2022 तक अपनी आय दुगुनी के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन इन सब के बीच में नीम कोटेड योजना के तहत किसानों को यूरिया पहुंच रहा है, उससे कहीं ना कहीं फसल को फायदा हो रहा है। लेकिन किसान जो 41% किसानी छोड़ना चाहते हैं, उन्हें किसानी के साथ उनका जुड़ाव सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। साथ ही साथ उन्हें समय से खाद, बिजली, पानी ये सब मिल पाए, ये भी सरकार को तय करना होगा। सरकार एग्रीकल्चर मार्केटिंग को सुधारना चाहती है, दरअसल बिचौलियों को हटाना चाहती है, लेकिन क्या आने वाले सालों में मोदी सरकार ये कर पाएगी, इस पे सबकी नजर रहेगी। यहां कुछ पलों के लिए रुक रहे हैं, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के साथ न्यूज नेशन की खास बातचीत। मोदी सरकार के 2 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने को है। उपलब्धियां गिनाना शायद बहुत आसान हो मोदी सरकार के लिए, लेकिन क्या आज मोदी सरकार आम आदमी के बीच अपनी पैठ बैठा पाई है? क्या वाकई में लोगों के लिए अच्छे दिन आ चुके हैं? वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू से बेहतर इस बारे में चर्चा करने के लिए और कौन हो सकता है? न्यूज नेशन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वेंकैया जी, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन। धन्यवाद जी। अच्छे दिन आ गए क्या? जरूर आया, इसमें क्या किसी का मन में कोई शंका होने की जरूरत नहीं है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और कुछ मात्रा में कम भी हो चुका है। और दूसरी, देश में जहां तक सेंट्रल गवर्नमेंट का सवाल है, कोई भ्रष्टाचार का सुनने के लिए भी किसी को नहीं मिल रहे। 2 साल पूरा बीत गया। तीसरा, जिस तरह का फोकस, इंटरनेशनल फोकस देश के ऊपर आया, उसके कारण से देश का प्रतिष्ठा बढ़ गया और देश में इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा आ रहे। इकॉनमी रिवाइव हो गया। जब हम सत्ता में आए थे 2014 मई में, उस समय हम इंटरनेशनल आइसोलेशन फेस कर रहे थे। दूसरा, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रहे थे, देश में इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहे थे और फिस्कल डेफिसिट था, रेवेन्यू डेफिसिट था, ट्रेड डेफिसिट था, करंट अकाउंट डेफिसिट था, सबसे ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट था। आज वो स्थिति नहीं है। नेतृत्व है, विश्वास भी है लोगों में, और भ्रष्टाचार के बारे में कोई चर्चा भी नहीं है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। जब आपने सत्ता संभाली थी, उस वक्त अरहर दाल 75 रुपए किलो थी, उड़द दाल 71 रुपए किलो थी, मसूर दाल 70 रुपए किलो थी। आज अरहर दाल 156 रुपए किलो है, उड़द दाल 101 रुपए किलो है, मसूर दाल 93 रुपए किलो है। महंगाई बढ़ी की घटी? नहीं, देखिए ना, आपको देश में इस साल, गत साल 2 साल ज्यादा इलाके में सूखा है, ये तो सबको मालूम है। बिल्कुल। उसके लिए सरकार के हाथ में नहीं है ना सूखा है तो। और ये प्रोडक्शन वगैरह, प्लानिंग, एग्रीकल्चर पॉलिसी, प्रायोरिटी वगैरह, इसमें समय लगता है ना। हम आए तो इसी बार कैबिनेट में हमने दाल के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस 200 रुपया बढ़ाया। उस कारण से आगे वो थोड़ा मार्केट में काफ़ी परिवर्तन आएगा। तो लॉन्ग टर्म मेजर्स चाहिए इसके लिए। पहले सरकार ने जो गलती किया, उसी कारण से हम लोग परिणाम भुगत रहे। लेकिन आम आदमी के लिए, जो आदमी रोज दिन खा कमा रहा है, वो गरीब आदमी जो रोज दिन साइकिल रिक्शा चलाकर अपनी जीविका चला रहा है, उसके लिए तो आज जिंदगी महंगी हो गई ना? नहीं है। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट कास्ट कम हो गया, और बाकी विषयों में भी आजकल सिचुएशन पहले वाला होलसेल प्राइस इंडेक्स भी देखिए और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखिए, दोनों बहुत कम हो गया। प्याज का दाम क्या है, टमाटर का दाम क्या है? बिल्कुल, प्याज और टमाटर की दिक्कत नहीं है। वो आम आदमी यूज नहीं करते क्या? नहीं, बिल्कुल यूज करते हैं। लेकिन कुछ एक आंकड़े और आपके सामने रखना चाहूंगा। 2014 मई को क्रूड का इंटरनेशनल प्राइस था $108 प्रति बैरल, और उस वक्त अगर आप पेट्रोल की बात करें तो दिल्ली में 71 रुपये 41 पैसे का बिका करता था। आज क्रूड $50 प्रति बैरल है, 72 रुपये, यानी कि मुश्किल से 10 रुपए की कमी। नहीं, 10 रुपए कोई मामूली विषय है क्या? नंबर 1 आप देखिए तो इंटरनेशनल क्रूड प्राइस आधा हो गया। नहीं, आधा हो गया तो पैसा जा रहा है डेवलपमेंट काम के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा जा रहा है, और किसी इलाके में पैसा नहीं जा रहा है। दूसरा, स्टेट, इसमें पेट्रोल का आप एक बार विश्लेषण करें तो ऑयल का प्राइसेस में स्टेट्स का टैक्स, स्टेट्स का शेयर ज्यादा है। स्टेट्स अपना टैक्स कम नहीं कर रहे, वो भी एक विषय है। दूसरा, जो पैसा है ना, जाते जाते सरकार ने जो ऑलमोस्ट खजाना खाली करके गया, तो उस सिचुएशन में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
नेशनल हाईवेज के लिए 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हमारा सरकार ने मंजूर किया और राष्ट्रीय सिंचाई योजना उसके लिए 50,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये उसके लिए प्रोविजन रखा है। और साथ ही साथ हर एक सेक्टर में जहाँ जहाँ इन्वेस्टमेंट का जरूरत है वो सब में पैसा वहाँ लगाना है। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा तो पेड़ से नहीं आएगा ना। पैसा जो रेवेन्यू क्रिएट होता है देश में, और रेवेन्यू नहीं तो बाहर से ऋण किसी में, नहीं तो किसी में कुछ सेविंग करके, वो बेटर मैनेजमेंट हमारा बाकी सरकारों की तुलना में हमारा इकोनॉमी का बेटर मैनेजमेंट हो रहा है। उसका हर एक सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी 18,000 गांव अभी भी वहाँ बिजली पहुंचा नहीं। 8,000 गांव इतना कम समय में पहुंचाया हमने। 50 साल में कांग्रेस का राज्य में 4 करोड़ बैंक अकाउंट था, हमने 21 करोड़ 60 लाख बैंक अकाउंट खोला। और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना सोशल सिक्योरिटी 9.5 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी में लाया। मुद्रा बैंक योजना में 3 करोड़ 25 लाख लोगों को मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत अभी ऋण मिला है, एक के बाद एक। और साथ ही साथ आपने जैसा मैंने शुरू में कहा, प्रकृति आपदा है तो पहले उसको 1,20,000 देते थे, अभी 4 लाख रुपए दे रहे। और मिनिमम पेंशन पहले 30 रुपए 300 रुपए भी था मिनिमम पेंशन, अभी मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए कर दिया हमने। और ये कोयला नहीं तो ये 2G अब स्पेक्ट्रम, इनमें सब में भी पारदर्शिता लाया, ट्रांसपेरेंसी लाया। लोगों को अच्छा शासन चाहिए, गुड गवर्नेंस, लोगों को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहिए, ये दोनों उधर है। और निर्णय करने की सरकार चाहिए। ये सरकार कोई भी सरकार के ऊपर ये अनिर्णायक स्थिति में है ऐसा कोई आरोप नहीं कर सकते। तो कांग्रेस ये ऐसा क्यों कहती है कि आप सारी उन्हीं की स्कीम्स को नई ब्रांडिंग, नया कपड़ा पहना कर आप उसकी ब्रांडिंग उन्हीं के स्कीम्स के, और उनको आपत्ति क्यों अपोज कर रहे हैं? वो ऐसा क्यों होता है कि जब भी आप कोई अच्छा काम भी करने को चलते हैं, भारत माता की जय अपने आप में कोई ऐसी एंटी नेशनल बात तो है नहीं जिसे लेकर विवाद होना चाहिए था, लेकिन उसे एक विवाद का विषय बना दिया गया। मीडिया में थोड़ा लेफ्टिस्ट वालों का प्रभाव भी है कुछ मात्रा में, उसके कारण से वो प्रचार हो गया। तो वो एक फैशन बन गया, RSS बैशिंग फैशन, हिंदू बैशिंग फैशन। और भारत माता का जय को कोई भी अपोज नहीं कर सकते। भारत माँ माने अपना माँ तुझे सलाम, दैट इज द इश्यू।